हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिजिक्स में ट्वेल्थ के फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चला था उसमें फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले एरिया वेक्टर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। देखो पहले एक चीज़ समझो तुम लोग कि जो एरिया वेक्टर होता है ना, एरिया ऐसे तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। एरिया वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया को वेक्टर बनाया गया है। किस कदर एरिया को वेक्टर बनाया गया है, कैसे बनाया गया है। जब वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों की बात करेंगे। रिलैक्स होकर बात को सुनो, एक एक बात समझ में आएगा, एकदम शांतिपूर्वक सुनो, ठीक है। तो देखो पहली बात सुनो कि एरिया जो है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल तुमको देता हूँ। जैसे किताब है, ये बुक है, ये बुक, ये सरफेस देखो, ये सरफेस, ये जो सरफेस है इसका आगे वाला जो सतह है, ये सतह रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। तो एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है, ओके। लेकिन हम लोग एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं ताकि कुछ चीज़ों को, कुछ कंसेप्ट को फिजिक्स के आसानी से हम लोग पढ़ सकें, आसानी से वो हमारे लिए आसान हो जाए। इसके लिए एरिया को वेक्टर बनाया गया है। आप कहोगे सर एरिया को वेक्टर बनाया गया, एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। बात तो सही बात है सर। जब एरिया को वेक्टर बनाया गया है तो एरिया का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो एरिया को जब वेक्टर बनाया जाएगा तो उसको बोला जाएगा एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। एरिया वेक्टर जब बोल रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो देखो ये जो आगे वाला जो सरफेस है, आगे वाला जो फेस है, इस फेस, ये फेस जो है रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। इसका एरिया होगा लंबाई गुनी चौड़ाई। मान लो लंबाई L है, चौड़ाई B है, यानी लेंथ इसका L है और विड्थ इसका B है। तो एरिया इसका L इंटू B हो जाएगा। अब एरिया जो होगा, तो एरिया वेक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो एरिया वेक्टर जब बोल रहे हैं तो एरिया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो उसका एरिया ही हो जाएगा, ये मैटर नहीं करता है। जो एरिया उसका निकालोगे, जो एरिया का फॉर्मूला जानते हो बचपन से, वही एरिया उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एरिया वेक्टर का। लेकिन डायरेक्शन किधर लेंगे सर, डायरेक्शन की बात आती है, क्यों वेक्टर बोल रहे हैं आप। तो वेक्टर जब बोल रहे हैं तो इसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे, इस सरफेस के। ये कन्वेंशन है, ये फिजिक्स में मान लिया गया है। तो ये बात को समझना जरूरी है कि एरिया वेक्टर एक वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या लेंगे। तो किसी भी चीज का, किसी भी एरिया वेक्टर का हम लोग जब डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन हमेशा इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे। ये डायरेक्शन मार्कर देखो अच्छा से, ये जो डायरेक्शन है ना, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस एरिया का डायरेक्शन है, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो उसका एरिया ही हो जाएगा, जो भी सरफेस है, जो भी फेस है, जो भी चित्र लगा हुआ है, पिक है, जो भी तुम्हारा शेप है, उसका एरिया जो है उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया ही होगा। लेकिन डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, बात खत्म। इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन लिया जाएगा, ये याद रखना हमेशा। जैसे बोलोगे सर इस सरफेस का, तो इस सरफेस का डायरेक्शन ऐसे लेंगे। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है, सर ठीक है सर, मैं इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा। जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड तुम्हारा रेक्टेंगुलर है, तो ये व्हाइट बोर्ड का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। एरिया तो इसका जो होगा सो होगा, लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे, उसका एरिया निकल जाएगा। हमको तो एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया वेक्टर लिखने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो इसका लंबाई गुने चौड़ाई करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन डायरेक्शन किधर लेंगे सर, डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एग्जांपल देते हैं, इसके परपेंडिकुलर। अब डायरेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो दो हो जाएगा। इस सरफेस पे परपेंडिकुलर दो तरीके का है, एक तो ये डायरेक्शन है, एक इसके पीछे ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक इस सरफेस के बाहर की ओर, एक सरफेस के अंदर की ओर। तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है। लेकिन ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो फेस देख रहे हो, ये फेस तुम्हारा जो ये सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेस है, खुला हुआ सरफेस है, ओके। ओपन है मतलब खुला हुआ है। इसको प्लेनर सरफेस भी बोलते हैं, प्लेनर सरफेस माने प्लेन है ये, ओके। तो प्लेनर सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का दो डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर, एक डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर अंदर की ओर। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मेरे साथ रिपीट करो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन दो ठो है, एक ऐसे एक ऐसे। तो ये वाला आउटसाइड हो गया, ये वाला इनसाइड हो गया। तो एरिया वेक्टर का प्लेनर सरफेस के लिए, क्लोज ओपन सरफेस के लिए, खुला सरफेस के लिए दो तरह का डायरेक्शन होता है, एक इसके परपेंडिकुलर आउटसाइड है, एक इसके परपेंडिकुलर इनसाइड। हम लोग हमेशा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक डायरेक्शन लेते हैं, ओके। कन्वेंशन है, मान्यता है, ये मान्यता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हम लोग बाहर वाला लेंगे, बाहर की ओर, चाहे वो सरफेस क्लोज हो चाहे ओपन हो, ठीक है। तो बात करते, चलो कुछ एग्जाम्पल करते तो समझ में आ जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल देखो, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है,
ये y एक्सिस है, ठीक है, ये y एक्सिस है। सुनना अच्छा से, अब एक स्क्वायर में बना रहा हूँ, स्क्वायर, ये ओरिजिन है, स्क्वायर है, स्क्वायर यानी वर्ग जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इनका भुजा मान लो ए है, ये ए है, सब साइड इसका ए है, इसकी सारी साइड ए है। ओके, अब मुझे बोल रहा है कि इस सरफेस का एरिया मान लो ए है, मैं बोल दूं एरिया ए है। अब तुमको बोला जाए कि इस स्क्वायर का, ओके, ये स्क्वायर किस प्लेन में बनाया गया है, एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में। अब इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर लिख के दिखाओ, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे, इस स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वर्ग का भुजा होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर, लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, लेंथ भी ए है और विड्थ भी ए है। तो मल्टीप्लाई कर दो लंबाई गुनी चौड़ाई, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। वैसे भी तुम जानते हो वर्ग का भुजा, वर्ग का एरिया यानी स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड स्क्वायर होता है। तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया। तो एरिया वेक्टर लिख रहे हैं, तो हमको एरिया वेक्टर लिखने तो क्या करेंगे, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया कैसे लिखोगे, ए इंटू ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया तो निकल गया, एरिया का मैग्नीट्यूड निकला। अब मुझे एरिया का, चूंकि एरिया वेक्टर लिखना है, तो एरिया को कोई भी वेक्टर लिखना होता है तो हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, तो डायरेक्शन मैं क्या बोल रहा था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और वो यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर हम लोग लेते हैं हमेशा, कभी भी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर मिल जाता है, ये पता है आपको। तो देखो ये बताओ एक्स और वाई एक्सिस पर कौन ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन पे कौन परपेंडिकुलर होगा, जेड एक्सिस, ऑब्वियसली है, आपको पता है ना कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ओके, यही तुम्हारा वाई एक्सिस है, ऐसे देखो। ओके चलो मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ब्लू कलर का, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, चलो ठीक है, ये तुम्हारी ओर जो जा रहा है, तुम्हारी ओर जो जा रहा है, ओके, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो जेड एक्सिस ये होगा, तीनों में चौली परपेंडिकुलर होता है। तो ये एरिया अगर हम लोग ले रहे हैं तो इस एरिया पे परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस होगा, सिंपल सा बात है। अब दो पॉसिबिलिटी है, तो इस पर परपेंडिकुलर होगा जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप लेते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग जेड के कैप लेते हैं, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग के कैप, तो हमको यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगा। अब एक ऐसे भी होगा, एक बाहर की ओर होगा, एक अंदर की ओर होगा। तो बाहर वाला के कैप, अंदर की ओर माइनस के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस की बात हो रही है, तो हो गया, डायरेक्शन पता चल गया। तो वेक्टर एरिया लिख दो, सिंपल सा बात है। तो एरिया, किसी एरिया वेक्टर, मैंने एरिया वेक्टर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को लिखने के लिए क्या करोगे, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक यूनिट वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर हो उस सरफेस के, ओके। अब यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए स्क्वायर, ठीक है सर। और इसका यूनिट वेक्टर कौन होगा, जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के कैप, तो के कैप लिख दो। तो आपको सर के कैप कौन वाला लिया, बाहर वाला, आउटसाइड द बोर्ड, ओके, आउटसाइड दी बोर्ड, ये वाला हो गया। या तो ये लिख सकते हो, या तो दूसरा कंडीशन है कि सर इनसाइड बोर्ड भी ले सकते हैं, वो भी डायरेक्शन चलेगा, यानी प्लेनर सरफेस है, ये खुला हुआ सरफेस है, ओपन सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है, इसको बोलते हैं प्लेनर सरफेस। मैं लिख देता हूँ, ये कैसा सरफेस है, यहाँ पे ये प्लेनर सरफेस है। प्लेनर सरफेस कहते हैं जो प्लेन है, ओके, प्लेनर सरफेस है, या इसको ओपन सरफेस भी बोल सकते हो, ओपन सरफेस, खुला हुआ सरफेस। ओपन सरफेस के लिए दो डायरेक्शन हो जाता है, एरिया वेक्टर का दो डायरेक्शन होता है, एक आउटसाइड द बोर्ड, परपेंडिकुलर आउटसाइड द बोर्ड, और एक परपेंडिकुलर इनसाइड द बोर्ड, ओके। तो दोनों केस ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ये वाला केस करते हैं, पहला केस, ये वाला पहला केस ज्यादा करते हैं। तो मैं दोनों केस लिख कर दिखा रहा हूँ। तो ए स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन डायरेक्शन एक अंदर वाला है, तो माइनस के कैप, खत्म। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। तो एरिया वेक्टर कभी भी लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन लिखना है। एक और एग्जांपल देता हूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे घेर दे रहा हूँ इसको। एक और एग्जांपल 2, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, डेफिनेशन पे आते हैं बाद में। तो कभी भी हमको एरिया वेक्टर लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड लेने, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो एरिया होगा, और जो डायरेक्शन होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, बात खत्म। अब देखो, जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लेता हूँ तुम लोग के लिए। चलो, ये एक्स एक्स, ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, लो जेड एक्सिस है। अब मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, रेक्टेंगल, आयत, जिसको आयत बोलते हैं, ओके। चलो सुनो, इसका लेंथ है एक्स, अब विड्थ है वाई, मान लो लंबाई इसकी एक्स है, चौड़ाई इसकी वाई है, ठीक है, सुनते रहना अच्छा सा। अब मुझे इसका एरिया दिया, मान लो एरिया ए है, मुझे एरिया वेक्टर लिखना, तो कुछ नहीं, एरिया वेक्टर लिखना मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, कुछ इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। एरिया वेक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया ही होता है, जो बचपन से हम लोग जानते आए हैं। तो लंबाई गुनी चौड़ाई, तो लंबाई गुनी चौड़ाई एक्स इंटू वाई, खत्म, ओके। पहले फॉर्मूला लिख दो, पहले क्या करो, फॉर्मूला लिख दो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर हमेशा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो, ठीक है। अब एरिया इसका क्या है, एक्स इंटू वाई, ओके, लंबाई गुनी चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में कौन परपेंडिकुलर होगा, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे कैप, पता है ना आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे जे कैप लिख दो, तो प्लस जे कैप भी ले सकते हो, माइनस जे कैप भी ले सकते हो। तो एक तरीका ये हुआ, प्लस जे कैप यानी परपेंडिकुलर आउटसाइड द बोर्ड। दूसरा हो जाएगा, दूसरा केस बताओ,
ए वेक्टर लिखना अगर तो एक्स वाई और माइनस जे कैप लिख सकते हो, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, एक आउटसाइड द बोर्ड एक इनसाइड द बोर्ड, अगर एक्स जेड प्लेन में है तो एक्स एक्सिस वाई जेड एक्सिस। ओके, ये तरीका हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, तीसरा एग्जांपल देख लो। एरिया वेक्टर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो जाके आपको फ्लक्स क्लियर होगा। तो ये हो गया, तुमको ध्यान से सुनना। मैं एक सर्किल बना दे रहा हूँ। ओके, सब बच्चा सुनो, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ओके, क्या दिख रहा है क्या उसमें मोबाइल में स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा तो मैं अभी देख कर आता हूँ तो बताता हूँ तुमको। जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। मान लो एक सर्किल है और परफेक्ट सर्किल नहीं बना, और परफेक्ट सर्किल, चलो ये सर्किल का रेडियस आर है। ओके, अब बोल रहा है कि सर्किल का एरिया वेक्टर निकाल के दिखाओ, इस सर्किल का। ओके, इसका एरिया मान लो ये है, तो कैसे लिखोगे एरिया वेक्टर? सर्किल का एरिया क्या होता था, खुद से एक लाइन में बता सकते हो। सर्किल का एरिया क्या होता है पता है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मैं लिख दिया पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, एरिया वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड तो लिख दिया। पहले फॉर्मूला लिख दो, तरीका है कि पहले फॉर्मूला लिखो, गलती नहीं होगा। फॉर्मूला क्या पढ़े हो एरिया वेक्टर का? एरिया वेक्टर लिखने के सर उसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और एक यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या है? सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है इसमें। और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर। खुद से बताओ, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन परपेंडिकुलर है? सर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। एक्स एक्सिस का लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं? आई कैप। तो आई कैप लिख दो, आई कैप, खत्म। तो ये भी लिख सकते हो। ओके, ये क्लोज सरफेस नहीं है, ओपन सरफेस है, ओपन मतलब खुला हुआ प्लेनर सरफेस है। या दूसरा तरीका ये भी है तुम्हारे पास कि ऐसे लिख दो सर, आप प्लस आई कैप लिए माइनस आई कैप भी लिख सकते हैं, दो डायरेक्शन पॉसिबल है। तो प्लेनर सरफेस के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन हम लोग हमेशा आउटसाइड वाला लेते हैं। दोनों मैं लिख कर दिखा दिया हूँ आप लोगों को, लेकिन जब हम लोग काम करेंगे इसका यूज करेंगे तो हम लोग को एक ही डायरेक्शन लेंगे, वो भी आउटसाइड वाला। ठीक है, तो यही है, कोई भी सरफेस है, ये कोई भी सरफेस है, इस सरफेस का एरिया ए है, कैसा भी सरफेस है, ये जनरल से मैंने फिगर बना दिया। अब इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया के परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए प्लेन में बोर्ड में, तो ऐसे मैं बना दिया हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मैंने ऐसे बनाया है समझाने के लिए। ऐसे है, कोई भी तुम फिगर बना दो, कैसा भी फिगर बना दो चलेगा, ये डेफिनेशन के लिए मैंने। तो इसका जो ये जो है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताएगा, इस एरिया का डायरेक्शन ये है, ये यूनिट वेक्टर जो होगा ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बोलो या ये उसका यूनिट वेक्टर बोलो, बात सेम है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन बताता है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, बात खत्म, 100 बात की एक बात। तो मैंने लिखा कि वेक्टर ए, माने ये एरिया वेक्टर लिखना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर हमेशा उस एरिया वेक्टर के एरिया के परपेंडिकुलर होगा, बात खत्म। तो ये समझ में आ गया अच्छा से? तो एरिया को वेक्टर बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका एरिया ही होता है और उसका डायरेक्शन हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है, बात खत्म। इतना बात मेरे साथ रिपीट करो। एरिया वेक्टर, एरिया को वेक्टर बनाया गया जिसको हमने कहा एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका एरिया ही होता है, जो एरिया हम लोग बचपन से जानते आए हैं, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। अब दो प्लेनर सरफेस के केस में भी दो होगा, क्लोज सरफेस में भी दो होगा, लेकिन हम लोग हमेशा बाहर वाला लेते हैं, परपेंडिकुलर आउटसाइड द बोर्ड। ओके, तो एरिया को वेक्टर जबरदस्ती बनाया गया ताकि हमारा काम आसान हो। इसका यूज क्या है एरिया वेक्टर का, वो अभी समझ में आ जाएगा फ्लक्स में। ठीक है, पहले इसको नोट करो और उसका आगे बढ़ते हैं फ्लक्स में। ठीक है, देखता हूँ कुछ कटा तो नहीं है, नहीं कटा है, चलो नोट करो। ओके।